मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीकॉम थर्ड ईयर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर में हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। वैसे तो हम सब फ्रॉम द 11th हम पढ़ते हुए आए हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। तो हमें सबको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एट द एंड ऑफ द ईयर आके वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, जिनमें सामान्यतया अभी तक हम यही पढ़ के आए हैं कि जिसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो उन्हीं वित्तीय विवरणों को हम यहाँ पर दो अर्थों में समझेंगे, एक तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में तो यही बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट शामिल करते हैं। साथ में जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदों को स्पष्ट करने के लिए जो अनुसूचियाँ बनाई जाती है, वो भी वित्तीय विवरण का ही एक भाग मानी जाती है। अतः परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय विवरणों में आर्थिक चिट्ठा, लाभानी खाता एवं इनसे संबंध अनुसूचियों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो यह कहती है, क्योंकि अब बहुत ही लेखांकन के मेथड्स पर बहुत ही शोध और विकास कार्य हो चुका है, तो जो मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि जो बैलेंस शीट और लाभानी खाता है उसके अतिरिक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कोष प्रभाव विवरण, रोकड़ प्रभाव विवरण, मानव संसाधन लेखांकन, चालू लागत लेखांकन, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, सामाजिक चिट्ठा और सामाजिक लाभानी विवरण, इस प्रकार के और भी बहुत से विवरणों को शामिल करते हैं। इसके साथ साथ समय समय पर बनाई जाने वाली इंटरिम रिपोर्ट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही भाग मानी जाती है। तो अभी तक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग तो जो वित्तीय विवरण है उसमें हम सिर्फ चिट्ठा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके शेड्यूल्स को ही शामिल करते थे, लेकिन अब मॉडर्न अप्रोच में इसमें बहुत से स्टेटमेंट को शामिल करते हैं। तो सामान्यतया जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिन जिन स्टेटमेंट को हम शामिल करते हैं वो होते हैं, पहला और इम्पॉर्टेंट जो होता है वो पोजीशन स्टेटमेंट, जिसे हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल बैलेंस शीट, सोशल इनकम स्टेटमेंट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट, इन सभी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल करते हैं। क्योंकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो आधारभूत शिला होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही हम वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। अब वित्तीय विवरण जो होते हैं किसी भी उपक्रम की आंखें होती है, तो इन्हें हमें पूर्ण सावधानी और सर्वमान्य सिद्धांतों के आधार पर ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन ये जो वित्तीय विवरण होते हैं ये एक साधन मात्र होते हैं, लक्ष्य नहीं होते हैं। इन वित्तीय विवरणों से हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते जब तक उनका विश्लेषण नहीं किया जाए। तो आज हम इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, क्या उसका अर्थ है, प्रकार क्या है, तकनीकें क्या क्या है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वित्तीय विवरण का विश्लेषण क्या है। तो इसे एक बहुत ही अच्छे शब्दों में समझा रखा है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर को, मानव के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर समय समय पर परीक्षण करने की सलाह देते हैं, उसी प्रकार व्यवसाय को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल बनाए रखने के लिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने ही अधिक विस्तृत होंगे, बड़े होंगे, भारी होंगे, उतने ही वो मैनेजमेंट के लिए क्या होते हैं, बेकार होते हैं।
क्योंकि इसीलिए उनका एनालिसिस करके, उनका विश्लेषण करके, उनको संक्षिप्त रूप में उनसे प्राप्त सूचनाओं को प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि उन्हें तुरंत निर्णय लेने में सहायता प्राप्त हो सके। तो कैनेडी तथा मैकमुलन के अनुसार वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन सूचना को इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे व्यवसाय के प्रबंधकों, विनियोगकर्ताओं तथा लेनदारों एवं अन्य वर्गों को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति व परिचालन परिणामों में रुचि रखते हैं निर्णय में सहायक हो सके। हम ये बात जानते हैं कि हमारे जो वित्तीय विवरण है उससे सिर्फ व्यवसाय ही संबंधित नहीं होता है, हमारे व्यवसाय से और भी बहुत से आंतरिक और बाह्य पक्ष संबंधित होते हैं। तो जो भी संबंधित पक्ष जैसे कि मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर है, लेनदार है या अन्य कोई वर्ग जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रुचि रखते हैं, तो वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके, उनका निर्वचन करके उन सूचनाओं को इस प्रकार से काम में लेता है कि उन्हें निर्णय लेने में सहायता मिल सके। दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है स्पाइसर तथा पैगलर के मतानुसार खातों की व्याख्या वह कला एवं विज्ञान है। मतलब वित्तीय विवरणों का विश्लेषण आर्ट भी है और साइंस भी है, जिसके द्वारा उनमें दिए गए अंकों के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट करना है कि उनसे एक व्यवसाय की वित्तीय सामर्थ्य अथवा दुर्बलता तथा उसके कारण प्रकट हो सके। बहुत अच्छी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि जो अकाउंट्स हैं, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, उनकी व्याख्या करना वह कला विज्ञान है जिसके द्वारा उनमें जो अंक दिए गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो संख्यात्मक होते हैं, तो उनके अंकों के अर्थ को इस प्रकार से स्पष्ट करना या उनकी व्याख्या करना जिससे उनकी फाइनेंशियल जो उसकी जो स्ट्रेंथ है और जो उसकी वीकनेस है दोनों पता लग सके, और साथ में उन स्ट्रेंथ और वीकनेस के कारण क्या रहे हैं वो भी प्रकट हो सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण से तात्पर्य इन विवरणों के इस प्रकार प्रस्तुतिकरण से है जो प्रबंधक, लेनदार, विनियोजक एवं अन्य संबंधित पक्षों को निर्णय लेने में सहायक हो सके। अब हम बात करेंगे कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है। तो वित्तीय विश्लेषक वित्तीय विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करता है। जो एनालिस्ट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। वित्तीय विवरण संस्था की वित्तीय स्थिति एवं लाभ हानि के संबंध में संक्षिप्त में सूचना प्रदान करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी संक्षिप्त में लाइन दे रखी है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो डिटेल में होते हैं। अगर उससे हम डायरेक्टली हमें किसी निर्णय में पहुंचना हो, निष्कर्ष पे पहुंचना हो, तो वह एक तरीके से इम्पॉसिबल सा है। तो उनका विश्लेषण करके उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या हम कहें कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो हमें वित्तीय सूचनाएं प्राप्त हो रही है उनको संक्षिप्त किया जाता है ताकि वो निर्णय लेने में, नियोजन करने में, संगठन करने में या नियंत्रण करने में सहायक हो सके। एक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बनाए रखते हुए व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो उसने धन इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिजनेस में, उससे संतोषप्रद लाभ अर्जित करना होता है। किसी भी बिजनेस का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। अतः वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य वित्तीय स्थिति एवं लाभदायकता का कारण एवं प्रभाव मूलक विस्तृत अध्ययन करना है कि जो उसकी वित्तीय स्थिति है आज की तारीख में, उसके कारण क्या रहे हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के कारण क्या रहे हैं और आगे किस तरीके से उसकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है और उसकी लाभदायकता को बढ़ाया जा सकता है। ये भी हमें पता है कि हमारे जो व्यापार से विभिन्न पक्षकार रुचि रखते हैं, ये सभी अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो वित्तीय विवरण है उनका विश्लेषण करते हैं और निर्वचन करते हैं। तो इस प्रकार से कॉमन जो ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, वो है
संस्था की वर्तमान उपार्जन क्षमता का विश्लेषण करके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना, कि वर्तमान में कितना अर्निंग हो रही है, उसको कितनी अर्निंग कैपेसिटी है, उसका विश्लेषण करके भविष्य में उसकी उपार्जन क्षमता के बारे में अनुमान लगाना। दूसरा, संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता, कार्यक्षमता और निष्पत्ति का विश्लेषण व निर्वचन करना। जो भी उसकी फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस है, कार्यक्षमता है, निष्पादन जो उसने किया है, उसका विश्लेषण और निर्वचन करना। संस्था की जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो परिशोधन क्षमता है, उसका विवेचन करना। संस्था की जो फाइनेंशियल स्थिति है, वित्तीय स्थिति है और जो ऋण लेने की क्षमता है, उसका अनुमान लगाना कि अगर कोई इमरजेंसी आती है व्यवसाय में तो उसे कितने रुपए का लोन मिल सकता है, इसका अनुमान लगाना। विनियोजनीय संस्था की भावी प्रगति, विस्तार, संभावनाओं व आर्थिक सुरक्षा का अनुमान लगाना कि भविष्य में कितनी प्रगति करेगी, विस्तार कितना कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ है उन सब का अनुमान लगाना। उसी उद्योग की अन्य फर्मों से वित्तीय मामलों में प्रबंधन की कुशलता एवं कार्यशील पूंजी के प्रभावी उपयोग से संबंधित तुलनात्मक अध्ययन करना। उसी उद्योग में उसी प्रकार की जो फर्में हैं उनसे उनका फाइनेंशियली और प्रॉफिट के आधार पे, वर्किंग कैपिटल के आधार पे तुलनात्मक अध्ययन करना। तो वैसे तो देखा जाए कि और भी बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं, क्योंकि हर एक जो एनालिस्ट है उसका उद्देश्य अलग होता है वित्तीय विवरण का विश्लेषण करने का, लेकिन फिर भी हमने उनको कुछ शॉर्टलिस्ट किया है। तो इस प्रकार से वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य हमने यहाँ पर पढ़े। इसके बाद में हम देखेंगे कि वित्तीय विश्लेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो वित्तीय विश्लेषण को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो किस प्रकार का मटेरियल यूज्ड किया गया है प्रयुक्त सामग्री के आधार पर, और दूसरा कार्य प्रणाली के आधार पर। प्रयुक्त सामग्री के आधार पर वित्तीय विश्लेषण को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल। और कार्य प्रणाली के आधार पर फिर हमने दो भागों में बांटा है, क्षैतिज और लंबवत। पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड। हमने दो भागों में बांटा, आंतरिक विश्लेषण और बाह्य विश्लेषण, क्योंकि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि जब आंतरिक विश्लेषण संस्था के आंतरिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जब वित्तीय विवरणों का विश्लेषण संस्था के आंतरिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि संस्था के कर्मचारी है, ठीक है, संस्था के प्रबंधक है, तो उसे हम आंतरिक विश्लेषण कहते हैं। आंतरिक विश्लेषण जो होता है वो साधारणतया प्रबंधन के उद्देश्य के लिए किया जाता है, और कभी कभी ये बायस्ड भी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो करने वाले हैं विश्लेषण वो इंटरनल व्यक्ति ही इन्वॉल्व है इस एनालिसिस में, तो ये कभी कभी पक्षपात, व्यक्तिगत पक्षपात का शिकार भी हो जाता है। दूसरा जो होता है बाह्य विश्लेषण, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, बाह्य विश्लेषण बाह्य पक्षों द्वारा किया जाता है, जैसे कि विनियोजक हो गए, क्रेडिट एजेंसीज हो गई, श्रमिक, देनदार या अन्य शोधकर्ता। इन पक्षों की पहुंच संस्था के लेखों व विस्तृत सूचना तक नहीं होती है। ये पक्ष केवल जो पब्लिश्ड वार्षिक जो एनुअल जो अकाउंट्स होते हैं या अन्य प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही विश्लेषण करते हैं, इसीलिए इनका विश्लेषण अपूर्ण होता है, क्योंकि पूरी सूचना इनके पास में नहीं होती है। तो एक प्रकार से बाह्य विश्लेषण अपूर्ण रहता है। और लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो होता है वो आंतरिक विश्लेषण की अपेक्षा पक्षपात रहित होता है, क्योंकि बाह्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो बायस्ड नहीं होता है ये, और जो विश्लेषण करता होता है अपनी स्वतंत्र राय व्यक्त कर सकता है। दूसरा जो प्रकार है वह है कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्य प्रणाली के आधार पर भी हम दो भागों में बांटते हैं, क्षैतिज और लंबवत। तो पहले हम बात करेंगे क्षैतिज विश्लेषण की, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की। तो इसमें हम देखेंगे कि जब एक मत का विभिन्न समयांतराल पर अध्ययन किया जाता है तो ऐसा विश्लेषण क्षैतिज विश्लेषण कहलाता है। जैसे कि अगर मैं 2018 की फिक्स्ड असेट की तुलना करूंगी 2019 और 2020 की फिक्स्ड असेट से, कि 2018 की अपेक्षा 2019 में स्थायी संपत्तियों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, या 2020 में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो इस प्रकार का तुलनात्मक विश्लेषण क्षैतिज विश्लेषण कहलाता है।
क्षैतिज विश्लेषण के अंतर्गत ये देखा जाता है कि तुलनात्मक विवरण के अंतर्गत दिखाई गई विभिन्न मदों या तत्वों में क्या प्रवृत्ति रही है। मतलब ये समय व्यतीत के साथ साथ इनमें कमी हुई है या वृद्धि हुई है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है कि और भी इसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो प्रत्येक मद में कमी या वृद्धि होती है उसे प्रतिशतों में व्यक्त करना ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। प्रतिशतों की गणना करने के लिए किसी एक ईयर को आधार वर्ष बनाना पड़ता है, तो इसमें हमें आधार वर्ष के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए। हमें एक नॉर्मल ईयर को ही आधार वर्ष मानना चाहिए। साधारणतया हम किसी एक वर्ष को भी आधार वर्ष मान सकते हैं, जिसे स्थायी आधार विधि कहते हैं, या फिर हम प्रत्येक वर्ष के लिए उसका जो ठीक पहले वाला वर्ष है उसको आधार वर्ष मान सकते हैं, जिसे परिवर्तनशील आधार विधि भी कहते हैं। दूसरा जो एनालिसिस यहाँ पे होता है वो है लंबवत विश्लेषण, वर्टिकल एनालिसिस। इस विश्लेषण की विधि के अंतर्गत क्या होता है कि एक ही साल में एक विशिष्ट समय में दिए गए विवरण के विभिन्न मदों में परस्पर संख्यात्मक अनुपात ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2020 एक ईयर ले लिया, उसमें जो बैलेंस शीट के योग को हमने 100 मान लिया, मानकर एक निश्चित तिथि की विभिन्न मदों का कुल संपत्तियों व या दायित्वों में प्रतिशत ज्ञात करते हैं। मतलब कि जैसे हमने बैलेंस शीट की टोटल 100 मान ली, 100 ही लायबिलिटीज़ की और 100 ही असेट की। तो असेट की पहले मैं बात करती हूँ। तो 100 जो असेट्स है टोटल, उसमें स्थायी संपत्तियों का हिस्सा कितना है, जैसे 40 है और 60 है करंट असेट्स का। तो इस तरीके से हम और भी इसके अंदर सब अहेड में उनका प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। हम वास्तव में लंबवत विश्लेषण करते हैं। अतः लंबवत विश्लेषण के अंतर्गत एक विशिष्ट समय के अंतर्गत विवरण में दिए गए विभिन्न मदों का सापेक्षिक अध्ययन किया जाता है। अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि लंबवत विश्लेषण एक निश्चित तिथि को विभिन्न मदों के मध्य पाए जाने वाले संख्यात्मक संबंध का अध्ययन है। इसके विपरीत जो क्षैतिज विश्लेषण जो हम पढ़ के आए अभी, विभिन्न तिथियों के मध्य एक मद का अध्ययन किया जाता है। मतलब अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्षैतिज हमने विश्लेषण पढ़ा उसमें हम क्या करते हैं कि विभिन्न वर्षों में 18 की मदों का कंपैरिजन करते हैं हम 19 की मदों से, और जो लंबवत विश्लेषण है उसमें हम एक ही साल में एक मद का कंपैरिजन दूसरी मद से यहाँ पर किया जाता है कि एक मद का संबंध दूसरी मद से संबंध स्थापित किया जाता है। तो आज हमने हमारे इस वीडियो लेक्चर में देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसका एनालिसिस का मीनिंग क्या है, इसके उद्देश्य और इसके प्रकारों के बारे में देखा। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या क्या टेक्निक्स हैं, वो हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।